दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए टॉप साइंस के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस के तौर पे भी यह वीडियो देख सकते हैं। लास्ट में बताइएगा टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सी प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में बदलता है। कौन सी प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में बदलता है। आपके ऑप्शन है गलन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या संघनन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधे गैस में बदलता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कपूर, नेपथीन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी उदाहरण के तौर पे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। शुक्र है, नक्षत्र है, सूर्य है या सीरियस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीरियस जो है आकाश में सबसे चमकीला तारा है। इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग स्टार भी कहा जाता है इस तारे को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जलीय पौधों में गैस विनिमय मुख्यतः किस अंग से होता है। जलीय पौधों में गैस विनिमय मुख्यतः किस अंग से होता है। जड़ से होता है, पत्ती से होता है, तना से होता है या फूल से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, पत्ती से होता है। पत्तियों की सतह से या स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा से कहां होता है? तैरते हुए जलीय पौधों में स्टोमेटा से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, न्यूक्लियस किसका नियंत्रक होता है। न्यूक्लियस जो होता है वह किसका नियंत्रक होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वह कोशिका का नियंत्रक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका। कोशिका की समस्त गतिविधियों को जो है न्यूक्लियस जो है वह नियंत्रित करता है। इसलिए न्यूक्लियस को अक्सर कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्रह के चारों ओर घूमने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं। ग्रह के चारों ओर घूमने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाली वस्तुएं जो कहलाती हैं वह उपग्रह कहलाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं आपसे पूछ सकता है। तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाली वस्तुओं को उपग्रह कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यदि किसी वस्तु की चाल शून्य है। आपसे पूछा है, यदि किसी वस्तु की चाल शून्य है परंतु वह त्वरण में है, तो इसका क्या तात्पर्य है। वस्तु स्थिर है, वस्तु वापस चल रही है, प्रारंभिक चाल 0 है और बल कार्य कर रहा है, या वस्तु ब्रेक मार रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक चाल 0 है और बल कार्य कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक क्या है। राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, ओम। ओम जो है विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। ध्वनि तरंग जो है वह किस प्रकार की तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है या निश्चित तरंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग जो है वह अनुदैर्घ्य तरंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत को दर्शाता है। न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत को दर्शाता है। बल का, कार्य का, क्रियापद क्रिया का या संवेग का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रियापद क्रिया का। क्या है न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक पद क्रिया होती है, जिसे न्यूटन का तीसरा नियम भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे रॉकेट का उड़ना, नाव को धक्का देने पर स्वयं पीछे सरकना, हथौड़े से दीवार पर मारने पर झटका हाथ में महसूस करना, ये सभी क्रियापद क्रिया से संबंधित है, जिसे न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स जिसे फाई से डोनेट करते हैं, जिसे फाई से दर्शाया जाता है। आपसे पूछा है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है वह वेबर है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, थर्मामीटर का कार्य सिद्धांत क्या है। थर्मामीटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो थर्मामीटर का कार्य सिद्धांत जो है तापीय विस्तार है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। सरल प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
हाँ, अगर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सबसे हल्का गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं तो आप लोग का राइट आंसर है हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक होता है एच। प्रतीक होता है एच, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 1, परमाणु द्रव्यमान भी उसका होता है 1। यह अदृश्य, गंधहीन और अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पेट्रोलियम से गैस पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेट्रोलियम से गैस पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह आसवन कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसवन कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वह CH4 है। CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा धातु प्लस अम्ल प्रतिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? धातु और अम्ल प्रतिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, केवल अम्ल प्राप्त होता है या गैस प्राप्त होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा एथेनॉल का उपयोग किसके रूप में नहीं होता? एथेनॉल का प्रयोग किसके रूप में नहीं होता है? तो एथेनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है, सैनिटाइजर के रूप में होता है, पेय पदार्थ के रूप में होता है जैसे कि शराब, परंतु कीटनाशक के रूप में नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथेनॉल का उपयोग कीटनाशक के रूप में नहीं होता है। एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, बायोफ्यूल के रूप में, औद्योगिक सॉल्वेंट के रूप में करते हैं, पेय पदार्थों में जैसे शराब में यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग करते हैं एथेनॉल का, परंतु कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग नहीं करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो निम्न में से दिया है सोडियम, तो सोडियम सबसे अभिक्रियाशील धातु हो जाती है, परंतु फारोसियम जो है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। पोटेशियम, लिथियम और नाइट्रोजन, पोटेशियम, लिथियम और सोडियम, ये सभी भी अभिक्रियाशील धातु हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? क्रोमियम, तांबा, जस्ता या लोहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ही निकिल और कार्बन भी मिलाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है आपसे पूछा है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो होता है वह ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। तो इस प्रश्न में दिया है ऑप्शन सी, दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, पर लोग गलत करके आते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3 इसका रासायनिक अणुसूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। इसे जो कहते हैं वह सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का पीला भाग जो कहलाता है वह प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा रक्त का पीला भाग कहलाता है। प्लाज्मा जो है वह लगभग 55% रक्त का भाग होता है। इसमें जल, लवण, प्रोटीन, हार्मोन्स, ग्लूकोज आदि होते हैं। रक्त कोशिकाओं को यह तरल माध्यम में प्रदान करता है, तरल माध्यम जो है प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वक्र की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? वक्र की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो वक्र की कार्यात्मक इकाई जो कहलाती है वो नेफ्रॉन कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जीन की खोज किसने की थी? जीन की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर मेंडल ने, वॉटसन ने या फ्रांसिस ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन की खोज की थी। मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों पर आनुवंशिकी के नियम को खोजा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो मानव रक्त की खोज चुकी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जिन्हें 1930 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई वह 1901 में। किसके द्वारा नोबेल पुरस्कार, किसके स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, आपसे पूछ सकता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। इन्होंने विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट की खोज की थी। पहले भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला तो 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला। यह सब भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा हार्मोन तनाव के समय निकलता है? कौन सा हार्मोन तनाव के समय निकलता है? तो कार्टिसोल हार्मोन जो है वह तनाव के समय निकलता है या एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 23 होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मनुष्य की आंख में दृष्टि पटल पर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? मनुष्य की आंख में दृष्टि पटल पर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो छड़ी कोशिकाएं और कोन कोशिकाएं, ये दोनों कोशिकाएं होती हैं मनुष्य की आंख में दृष्टि पटल पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है छड़ी कोशिकाएं और कोन कोशिकाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मानव शरीर में रक्त समूह ए बी किस प्रकार का होता है? मानव शरीर में रक्त समूह जो है ए बी किस प्रकार का होता है? तो मानव शरीर में रक्त समूह ए बी जो होता है वह यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल रिसीवर। यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता है यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह है, तो यूनिवर्सल डोनर जो है वह रक्त समूह ओ है, जिसे सर्वदाता भी कहा जाता है। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो से क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, जय भारत।